सोचिए, एक ऐसी चित्रकला जो राजा महाराजाओं के आलीशान दरबारों या जंग के मैदानों को नहीं, बल्कि हमारे आपके जैसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कैनवस पर उतारती हो। जहां हीरो कोई बादशाह नहीं, बल्कि बाजार में मछली बेचती एक औरत, या शायद पतंग बनाता हुआ कोई कारीगर हो। बिल्कुल। आज हम कला की ऐसी अनूठी और जमीनी शैली पर बात करने वाले हैं, पटना कलम। इसे पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ इसकी कहानी सुनाना नहीं है, हम इसकी परतें खोलेंगे, ये समझेंगे कि ये क्यों इतनी खास है। सही कहा। कैसे इसने कला की दुनिया में एक छोटा सा ही सही पर बहुत जरूरी इनकलाब ला दिया था। हाँ, ये सिर्फ पेंटिंग की कहानी नहीं, ये समाज, सियासत और बदलते वक्त की कहानी है जो तस्वीरों में कैद हो गई। तो चलिए इसी इनकलाब से शुरू करते हैं। जब हम उस दौर के बारे में सोचते हैं तो आंखों के सामने मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स आती हैं। हाँ, शाही दरबार, शिकार के दृश्य, जगमगाते रंग। एग्जैक्टली। तो पटना कलम इससे इतनी अलग कैसे थी? मतलब इसे इतना जमीनी क्यों माना जाता है? देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है, और वो है सब्जेक्ट मैटर का, विषय वस्तु का। हाँ, मुगल आर्ट पूरी तरह से टॉप डाउन थी। उसका फोकस था बादशाह, उनकी शान और शौकत, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी लग्जरी लाइफ। जबकि पटना कलम ने कैमरा, कह सकते हैं, 180 डिग्री घुमाकर आम आदमी की तरफ कर दिया। अच्छा। इसने हाट बाजार, सड़क पर काम करते लोहार, धोबी, मोची, त्योहार मनाते लोग, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी को अपना कैनवस बनाया। मतलब कला अब सिर्फ महलों की दीवारों की शोभा नहीं रही, वो आम आदमी का आईना बन गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह से आर्ट का डेमोक्रेटाइजेशन था, कला का लोकतंत्रीकरण। ये बहुत दिलचस्प है। पर मैं ये सोच रहा था कि क्या ये वाकई कला का लोकतंत्रीकरण था या फिर बाजार की मजबूरी? बेहतरीन सवाल। मतलब ये कलाकार तो मुगल शैली में ही ट्रेंड थे, तो क्या ये उनकी कलात्मक चॉइस थी या फिर जिंदा रहने के लिए एक कमर्शियल फैसला? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। और ये समझने के लिए हमें इन कलाकारों के सफर को देखना होगा। ये दिल्ली और मुर्शिदाबाद जैसे शाही दरबारों से पटना पहुंचे कैसे। हाँ, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 1707 में, औरंगजेब की मौत के बाद। दिल्ली में सियासत कमजोर हुई, खजाना खाली होने लगा, और जब बादशाह के पास ही पैसे नहीं थे तो वो कलाकारों को पैट्रनेज कहाँ से देते? सही बात है। तो इन कलाकारों के लिए, जो पीढ़ियों से शाही दरबार के लिए काम कर रहे थे, दिल्ली में गुजारा करना मुश्किल हो गया। वो एक तरह से आर्टिस्टिक रिफ्यूजी बन गए। और फिर उन्होंने अपना ठिकाना बदला। उनका पहला पड़ाव बना मुर्शिदाबाद। हाँ, जो उस वक्त बंगाल के नवाबों की राजधानी थी और काफी अमीर शहर था। तो वहां उन्हें सहारा मिला। सही कहा। मुर्शिदाबाद में उन्हें कुछ दशकों के लिए नवाबों का संरक्षण मिला और उनकी कला फलती फूलती रही। लेकिन इतिहास फिर से पलटा। 1757 प्लासी का युद्ध। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ा और मुर्शिदाबाद की सियासी और माली हालत भी डामाडोल हो गई। कलाकारों के लिए एक बार फिर वही अनिश्चितता का माहौल बन गया। और इसी अनिश्चितता ने उन्हें पटना की ओर धकेला। एग्जैक्टली। लगभग 1760 के आसपास ये कलाकार परिवार पटना में आकर बसने लगे, जो उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन चुका था। और यहीं पर मेरे सवाल का जवाब मिलता है। हाँ, पटना में उन्हें एक नया कस्टमर बेस मिला। ब्रिटिश अधिकारी, उनके परिवार और कुछ स्थानीय जमींदार, जिनकी दिलचस्पी शाही शानो शौकत में नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वे असली हिंदुस्तान देखना चाहते थे, यहाँ के लोग, उनके रीति रिवाज, उनके काम धंधे। तो कलाकारों ने वही बनाना शुरू किया जो बिकता था। तो हाँ, ये एक कमर्शियल फैसला था। लेकिन इसी कमर्शियल फैसले ने उन्हें एक नई कलात्मक आजादी भी दी। अब उन्हें किसी बादशाह की तारीफ में तस्वीरें नहीं बनानी थीं। वो अपने आसपास जो देख रहे थे उसे बना सकते थे। बिल्कुल। और इसी मजबूरी ने एक नई शैली को जन्म दिया, जिसमें भारतीय तकनीक और यूरोपीय नजरिए का फ्यूजन था। इसीलिए इसे इंडो यूरोपियन शैली या कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं। वाह, मतलब मजबूरी और आजादी दोनों ने मिलकर स्टाइल को जन्म दिया। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, इनकी टेक्निक। मैंने पढ़ा है कि ये कलाकार
बिना पेंसिल स्केच बनाए सीधे ब्रश से पेंटिंग करते थे। ये कैसे मुमकिन है? मतलब एक भी गलती हुई तो पूरी पेंटिंग बर्बाद। ये सच है, और यही बात पटना कलम को जीनियस के लेवल पे ले जाती है। इस टेक्निक को कजली सीही कहते हैं। कजली सीही, जिसका मतलब है स्याही से बना चित्र। कोई शुरुआती आउटलाइन नहीं, कोई पेंसिल स्केच नहीं, कलाकार सीधे ब्रश उठाते थे और कागज पर फाइनल तस्वीर बनाना शुरू कर देते थे। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। इसके लिए किस लेवल का कॉन्फिडेंस और स्किल चाहिए होगा? जबरदस्त फोकस, सालों की प्रैक्टिस से सधा हुआ हाथ और एक परफेक्ट विजन। सोचिए, तस्वीर पहले उनके दिमाग में पूरी तरह तैयार होती थी और फिर उसे एक ही बार में कागज पर उतार देते थे। हाँ, अगर एक भी लाइन गलत हो गई तो उसे सुधारने का कोई तरीका नहीं था। वो पूरा कागज बेकार हो जाता था। और उस जमाने में कागज और रंग भी कितने कीमती होते होंगे। हाँ, तो क्या ये कलाकार अपने औजार भी खुद ही बनाते थे? हाँ, ज्यादातर चीजें वो खुद तैयार करते थे। कागज हस्त निर्मित होता था, जिसे वासली कहते थे। वासली। कई बार कागज की कई पतली परतों को गोंद से चिपकाकर एक मजबूत बेस तैयार किया जाता था। ब्रश भी खुद बनाते थे। वो भी? हाँ, सबसे बारीक काम के लिए गिलहरी की पूंछ के बालों से और मोटे स्ट्रोक्स के लिए बकरी या घोड़े के बालों से। और रंगों का क्या? इन पेंटिंग्स के रंग मुगल पेंटिंग्स की तरह चटकीले नहीं है, वो थोड़े हल्के और जमीनी लगते हैं। यही एक और खासियत है, रंग पूरी तरह से नेचुरल होते थे। उन्हें खनिजों, पौधों, फूलों और पेड़ों की छाल को पीसकर और उबालकर बनाया जाता था। अच्छा। मुगल शैली के भड़कीले रंगों जैसे सोने और लैपिस लजूली के नीले रंग के उलट यहाँ भूरे, गेरुए और दूसरे म्यूटेड कलर्स का इस्तेमाल होता था। इससे पेंटिंग्स में एक रियलिज्म आता होगा। बिल्कुल, एक यथार्थवाद। कभी-कभी छोटे काम के लिए हाथी दांत या माइका की पतली शीट्स पर भी पेंटिंग की जाती थी। कमाल है। तो मान लीजिए मैं किसी म्यूजियम में हूं और मेरे सामने एक पेंटिंग है। मैं कैसे पहचानूंगा कि ये पटना कलम है? इसके कुछ खास साइन या पहचान क्या है? इसके कुछ बहुत साफ डेड गिवअवेज हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। पटना कलम में बैकग्राउंड या तो होता ही नहीं या बिल्कुल सादा होता है। ऐसा इसलिए ताकि देखने वाले का पूरा ध्यान सब्जेक्ट पर रहे, यानी उस इंसान और उसके काम पर। और चेहरों की बनावट में भी कुछ खासियत थी ना? हाँ, मैंने पढ़ा है कि नाक बहुत नुकीली होती थी। बिल्कुल, चेहरे बहुत खास होते हैं। लंबी नुकीली नाक, धसी हुई गहरी आंखें और घनी भौहें। मर्दों के चित्रों में बड़ी और घनी मूछें भी एक आम पहचान है। इन चेहरों में गजब का एक्सप्रेशन होता था। और यूरोपीय प्रभाव, जैसे 3D इफेक्ट के लिए शेडिंग का इस्तेमाल। हाँ, क्योंकि इनके ग्राहक ब्रिटिश थे तो उन्होंने यूरोपियन टेक्निक भी अपनाई। तस्वीरों में गहराई और 3D इफेक्ट लाने के लिए फोरशॉर्टनिंग और शेडिंग यानी छाया प्रकाश का इस्तेमाल किया गया, जो विशुद्ध रूप से यूरोपियन आर्ट की देन थी। जी, ये मूल रूप से एक मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल थी, लेकिन इन तकनीकों ने इसे बहुत रियलिस्टिक बना दिया। हमने शुरू में सब्जेक्ट मैटर की बात की थी। मैंने फिरका पेंटिंग्स के बारे में काफी सुना है। ये क्या थीं और ये इतनी जरूरी क्यों मानी जाती हैं? फिरका दरअसल पेंटिंग्स के सेट या एल्बम को कहते थे। अच्छा, एक सेट। हाँ, एक फिरका में 8, 10 या 12 पेंटिंग्स होती थी और हर पेंटिंग 19वीं सदी के बिहार के किसी एक पेशे या समुदाय को दिखाती थी। जैसे एक पेंटिंग में ताड़ी निकालने वाला, दूसरी में लोहार, तीसरी में धोबी, चौथी में मछली बेचने वाला, पतंग बनाने वाला। एक पूरा सेट उस वक्त के समाज का एक स्नैपशॉट होता था। तो ये सिर्फ कला नहीं बल्कि उस समय के समाज का एक विजुअल सर्वे था। ये उससे भी बढ़कर था। हमें इसे ब्रिटिश नजरिए से भी देखना होगा। मतलब? उनके लिए ये फिरका सेट सिर्फ यादगारी तोहफे या सोवेनियर नहीं थे, ये एक तरह की कॉलोनियल इंटेलिजेंस थी। अच्छा। ये उन लोगों और पेशों की एक विजुअल कैटलॉग थी जिन पर वो अब राज कर रहे थे। ये 19वीं सदी का एक एथनोग्राफिक सर्वे था, आर्ट के रूप में, जो उन्हें अपने नए सब्जेक्ट्स को समझने और कैटेगराइज करने में मदद करता था। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। और कंपनी स्कूल नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही इनके मुख्य खरीदार थे। जी हाँ, वो इन पेंटिंग्स को अपने साथ इंग्लैंड ले जाते थे ताकि वहाँ लोगों को दिखा सकें कि एग्जॉटिक इंडिया कैसा दिखता है। इन तस्वीरों में अक्सर साहिब और उनके भारतीय नौकरों को भी दिखाया जाता था। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, ये पूरा फील्ड उस जमाने में पुरुषों का ही माना जाता था। क्या इस कला में महिलाओं का भी कोई योगदान था? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब पटना कलम को और भी खास बना देता है।
हाँ, बिल्कुल था। सच में? हाँ, आमतौर पर उस दौर में कला में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर थी, लेकिन पटना कलम इसका एक बड़ा अपवाद है। हमारे पास दख्खू बीबी और सोना बीवी जैसी महिला कलाकारों के नाम और काम दोनों दर्ज हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो किस तरह के विषयों पर पेंटिंग करती थी? वे मुख्य रूप से घरेलू जिंदगी, त्योहारों और महिलाओं से जुड़े रीति रिवाजों को कैनवस पर उतारती थीं। उनके चित्रों में वो बारीकियां और वो नजर मिलती है जो शायद पुरुष कलाकारों से छूट जाती। तो इस शैली ने महिलाओं को भी अपनी कला को आवाज देने का एक मंच दिया। हाँ, और अगर हम इस शैली के आखिरी बड़े नाम की बात करें तो वो थे ईश्वरी प्रसाद, जिनका समय 1870 से 1949 तक था। उन्हें पटना कलम का आखिरी महान चित्रकार माना जाता है। तो फिर इतनी रिच और यूनिक स्टाइल खत्म कैसे हो गई? ऐसी क्या वजहें थीं कि ये परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई? इसके पतन के पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण था एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार, फोटोग्राफी। कैमरा। हाँ, 19th सेंचुरी के अंत तक कैमरा हिंदुस्तान में आ चुका था और पॉपुलर हो रहा था। तो तकनीक ने ही कला की जगह ले ली। एक तरह से हाँ, कैमरा रियलिस्टिक तस्वीरें बहुत सस्ते में और बहुत जल्दी बना सकता था। हाथ से बनी पेंटिंग इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। और संरक्षण का अभाव भी एक वजह रहा होगा। बिल्कुल। ब्रिटिश अधिकारियों की दिलचस्पी बदलने लगी थी और स्थानीय जमींदारों की आर्थिक हालत भी खराब हो रही थी। साथ ही फिरका जैसे विषयों के बार बार बनने से बाजार में एक तरह का सैचुरेशन आ गया था। और फिर सस्ते प्रिंट्स आ गए। हाँ, पश्चिमी देशों से आने वाले सस्ते लिथोग्राफ और प्रिंट्स ज्यादा लोकप्रिय हो गए। धीरे धीरे कलाकारों को काम मिलना बंद हो गया और ये शैली लुप्त होती चली गई। तो क्या ये शैली पूरी तरह खो गई है या इसकी विरासत आज भी कहीं जिंदा है? कलाकार तो नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा और महफूज है। पटना कलम की बेहतरीन पेंटिंग्स आज दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम्स की शान है। जैसे लंदन का ब्रिटिश म्यूजियम और विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, और भारत में इसका सबसे बड़ा कलेक्शन पटना म्यूजियम में है। और क्या इसे फिर से जिंदा करने की कोई कोशिश हो रही है? हाँ, पटना का कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इसके संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश कर रहा है। आर्ट हिस्टोरियंस इस पर रिसर्च कर रहे हैं। भले ही आज इस शैली में कोई पेंटिंग नहीं बनाता, लेकिन ये बिहार की एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुकी है। तो आज हमने पटना कलम की पूरी कहानी को समझा, कैसे ये मुगल परंपरा की तकनीक और यूरोपियन नजरिए को मिलाकर एक बिल्कुल नई, स्वतंत्र और यथार्थवादी शैली बनी। और इसका सबसे बड़ा योगदान शायद यही था कि इसने कला को महलों के बंद दरवाजों से निकालकर आम आदमी के जीवन का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चित्रकला शैली नहीं है, ये 18वीं और 19वीं सदी के समाज का एक सच्चा और जीवंत विजुअल हिस्ट्री है। हाँ, ये तो है। ये तस्वीरें हमें उस दौर के बारे में वो बातें बताती हैं जो शायद इतिहास की मोटी मोटी किताबों में भी दर्ज नहीं है। इसने आम आदमी को कला का नायक बनाया और यही इसकी सबसे बड़ी धरोहर है। और जाने से पहले सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जिस कैमरे के आने से ये कला शैली लगभग खत्म हो गई, आज वही कैमरा और डिजिटल टेक्नोलॉजी इन पेंटिंग्स की विरासत को बचाने और दुनिया भर में फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है। क्या ये एक दिलचस्प विडंबना नहीं है कि टेक्नोलॉजी कला के रूपों को नष्ट भी कर सकती है